हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो विद्यार्थियों, जैसा कि बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं और क्लास 11th के बच्चे 12 में जा चुके हैं। कुछ बच्चों के अभी भी एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो एग्ज़ाम अपना होते रहेंगे और क्योंकि उन्हें 12 में तो पढ़ना है 12 की, तो हम लोग आज से आज जो है मंडे से जो है यूपी बोर्ड की न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम मैथमेटिक्स के चैप्टर्स को जो है पढ़ने वाले हैं। जिसमें आज हम आपको मैट्रिक्स यानी चैप्टर 3 पढ़ा रहे हैं, ठीक जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है। और इसमें हम लोग हर एक टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है ना। यानी एकदम ज़ीरो से लेकर चलेंगे और आपको एकदम टॉप तक यानी हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर किया जाएगा। इसीलिए इस बैच का नाम ही दे दिया गया है जीरो टू हीरो। तो हम लोग जीरो से हीरो बनने वाले हैं, ये ध्यान रखना, ठीक। तो टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए हम लोग सीधे से टॉपिक पे आते हैं। तो मैट्रिक्स चैप्टर से यानी चैप्टर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर कुछ लोगों के दिमाग में ये आए कि फर्स्ट चैप्टर क्यों नहीं स्टार्ट करें, तो देखिए फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जो है हम लोग मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स के बाद लेंगे, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन जो है वो थोड़ा थ्योरेटिकल है। तो जब आप पहले ही थोड़ा सा थ्योरेटिकल तो ऊब जाओगे, इसलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक नॉर्मल चैप्टर से जिसे आप अच्छे से कर सकते हो। इसके बाद हम लोग सारे चैप्टर्स कवर करेंगे, ठीक है ना। तो पहले मैट्रिक्स पढ़ाएंगे, मैट्रिक्स के बाद डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स के बाद जस्ट आपको रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ना है। तो आज का इंट्रोडक्शन क्लास है। इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स के बारे में जानने वाले हैं, ठीक। तो सबसे पहले इस इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उस पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डेफिनीशन ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह की परिभाषा, ठीक। तो सबसे पहला चीज़ हम डिस्कस करेंगे आव्यूह की परिभाषा, ठीक। इसके बाद आव्यूह का क्रम और कोटि क्या होती है, कैसे इसको हम लिखते हैं, इन चीज़ के बारे में जानेंगे। फिर अवयवों का निरूपण कैसे करते हैं, प्रेजेंट नोटेशन जो होती है वो कैसे होती है, किस तरह से इसको नोटेट करेंगे, ठीक। और लास्ट रहेगा इसका अवयवों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो आज हम इन 4 चीज़ों पे चर्चा करने वाले हैं, ठीक। तो आइए हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में जान लेते हैं, मैट्रिक्स, ठीक। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम डेफिनीशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे कि मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक। तो क्या लिखा हुआ है ध्यान दीजिएगा। कह रहा एम एन संख्याओं के समुच्चय को जब एम पंक्तियों और एन स्तंभों वाली आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करते हैं तो इस आयताकार सारणी को ही आव्यूह कहते हैं, ठीक। अब याद रखना, जो आपकी एम पंक्तियों और एन स्तंभों में जो हम संख्याओं को जो है वो करते हैं, तो उसके लिए कोई एक ऑर्डर होती है जिसे हम एम इंटू एन के रूप में कन्वर्ट करते हैं। यानी इसको आप एम गुणा एन भी पढ़ सकते हो या एम बाई एन भी पढ़ते हैं, ठीक। तो अगर आप ऐसे नहीं समझे तो आइए हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं कि मैट्रिक्स क्या होती है। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल्स क्या है, ठीक। जैसे मान लो कोई जो है आपको जो है मान लो आप कहीं दुकान पे गए, ठीक। तो उस दुकान में बहुत सारे सामान होते हैं, तो उन सामानों की एक सूची बनी होती है, ठीक। तो उनको क्या किया जाता है, एक स्तंभों के रूप में या रो या कॉलम के रूप में जो है क्या करते हैं, व्यवस्थित करके लिखा जाता है, ठीक। तो इस तरह से रो या कॉलम के रूप में व्यवस्थित करने की जो प्रक्रिया होती है वही मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे सपोज करो कोई कक्षा है जिसमें हमें कुछ विद्यार्थियों को बैठाना है, या आप देखते हो पीटी के समय जो है विद्यार्थियों को जब ग्राउंड में खड़ा किया जाता है या प्रेयर करते वक्त, तो क्या होता है वो एक रो या कॉलम के रूप में व्यवस्थित होते हैं, ठीक। तो इस घटना को ही इस तरह से हम किसी भी जो है संख्या को एक रेक्टेंगुलर यानी कि आयताकार जो है रूप में व्यवस्थित करते हैं, अरेंज करते हैं। तो ये घटना हमारी क्या कहलाती, मैट्रिक्स कहलाती है। तो जैसे मान लो ये हो गया,
ठीक, जैसे ही हमने ले लिया, एक नंबर से हमारा कितना, कलर चेंज कर देते हैं इसका, जैसे ही हो गया ए, फिर हो गया बी, फिर हो गया सी और ये हो गया डी। ठीक, ये हो गया। तो हमने क्या किया, इन संख्याओं को क्या किया, रो और कॉलम यानी m इंटू एन के रूप में हमने क्या किया, व्यवस्थित कर दिया। तो व्यवस्थित करने से ये जो आपका आयताकार जो है सारणी तैयार हुई, यही हमारी क्या कहलाती है, मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। तो अब ये आपकी जो मैट्रिक्स होती है, ठीक, तो इसी तरह से हम किसी भी, अब याद रखना इसमें जो संख्याएं होती हैं, उन संख्याओं में चाहे रियल नंबर हो चाहे इमेजिनरी नंबर हो, तो रियल नंबर या इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक और वास्तविक संख्याएं भी हो सकती हैं। काल्पनिक संख्याओं को भी हम अगर रो या कॉलम के रूप में व्यवस्थित करते हैं तो वो गणना हमारी क्या कहलाएगी, मैट्रिक्स कहलाएगी। तो ये हो गई आपकी मैट्रिक्स। हमने क्या किया है, इन संख्याओं को 2 रो और 2 कॉलम के रूप में इनको क्या कर दिया, व्यवस्थित कर दिया। तो इस प्रकार से जो भी मैट्रिक्स आपका बनता है वो आपका अवयव कहलाएगा। ठीक है ना। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक, कि अवयव क्या होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट कंडीशंस क्या होगी, तो नेक्स्ट कंडीशंस हो गया अवयव का क्रम या कोटि, ठीक, जिसे हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, अगला कॉन्सेप्ट हो गया अवयव का क्रम या कोटि, जिसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो चलिए ध्यान दीजिएगा क्या होती है, पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ। यदि किसी अवयव में m पंक्तियां और n स्तंभ, m पंक्तियां और n, m पंक्तियों और n स्तंभों में उसको व्यवस्थित करते हैं, तो उसमें m और n क्रम का अवयव, मतलब उस अवयव को m और n क्रम का अवयव कहते हैं। ठीक, अब देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लीजिए, तब आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। ठीक, चलिए देखिए, सपोज करो ये है एग्जाम्पल्स इसका। ठीक, तो एग्जाम्पल में ये समझ लो, जैसे हमने कोई मैट्रिक्स लिख दिया, क्या लिखा, A11, फिर ए हो गया A12, नेक्स्ट हो गया, इसको डॉट डॉट कर देते हैं, डॉट डॉट, फिर यहाँ हो गया A1n। ठीक, फिर अगला हो गया A21, ठीक, फिर अगला हो गया A22, फिर डॉट डॉट, ठीक, और ये हो गया A2n। ठीक, अब यहाँ पे डॉटेड लाइन, ठीक, ये भी डॉटेड, ये भी डॉटेड, ऐसे। ठीक, और अगला कंडीशन हमारा हो जाएगा, चलिए अगले उसमें बताते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा जो है जगह कम है, तो अगले पेज पे चलते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं, अगले पेज पे आगे। तो जैसे ये हो गया A11, फिर हो गया A12, डॉट 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 डॉट, ये हो गया A1n। ठीक, फिर अगला हो गया A21, फिर अगला हो गया A22, डॉट डॉट, फिर हो गया A2n। ठीक, फिर नेक्स्ट कंडीशंस यहाँ डैश कर देते हैं ऐसे। ठीक, ये हो गया, और नेक्स्ट कंडीशंस क्या हो जाएगी, AI1, ठीक, फिर हो गया AI2, फिर डॉट डॉट, फिर अगला हो जाएगा AIN। ठीक, अब अगला कंडीशंस फिर से डॉटेड हो गया, ये हो गया, और अगले कंडीशंस में हमने लिख दिया AM1। ठीक, फिर हो गया AM2, फिर डॉट डॉट AM इस तरह से हमने क्या किया, इसको व्यवस्थित कर दिया। ठीक, ये हो गया। अब ये जो आपकी मैट्रिक्स बन के तैयार हुई, इस मैट्रिक्स को हम m इंटू एन के फॉर्म में लिखते हैं। तो m इंटू एन यही इसका क्या कहलाता है, क्रम या कोटि कहलाता है। इसी कंडीशंस को हम क्रम या कोटि कहते हैं। फिर से समझिए, अगला फिर से एक एग्जांपल सॉल्व ले लेते हैं। जैसे सपोज करिए, जैसे हमने लिख दिया क्या, ABC, फिर हो गया XYZ, फिर हो गया 1 2 3, ये लिख दिया।
अब इसको हमने क्या किया, इस तरह से इसको व्यवस्थित कर दिया। ठीक, तो ये हमारी क्या हो गई, एक प्रकार से मैट्रिक्स बन गई। और इस मैट्रिक्स का अगर हम क्रम या कोटि पूछे, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछे, तो हमें ये देखना है कि इसमें कितने रो हैं, कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं। ठीक, तो रो कितने हो गए, 3। यानी यहाँ पे याद रखना कि अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये वाला कंडीशन जो होगा हमारा, ये हो जाएगा आपका, ये होगा पहला रो। ठीक, इसे हम क्या कहेंगे, पहला रो कहेंगे। ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकंड रो हो जाएगा और ये थर्ड रो हो जाएगा। ठीक, इसे हम क्या कहेंगे, R1 फर्स्ट रो, ये क्या होगा R2 सेकंड रो, ये क्या हो गया R3। ठीक, ये हो जाएगा। अब इसके बाद इसका कंडीशंस, अब इससे ये तो रो हो गए, फिर इसको हम क्या करते हैं, कॉलम के रो में कन्वर्ट कर देते हैं। ये इसका क्या होगा, पहला कॉलम, ये क्या हो जाएगा, इसका दूसरा कॉलम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसका तीसरा कॉलम। ठीक, ये क्या हो गया, तीसरा कॉलम। तो इसको हम किससे प्रेजेंट करेंगे, C1 से, इसको किससे प्रेजेंट करेंगे, C2 से, इसको किससे प्रेजेंट करेंगे, C3 से। ठीक, तो इन सारे एलिमेंट्स को हमने क्या किया, रो और कॉलम के रूप में व्यवस्थित कर दिया। तो रो और कॉलम के रूप में व्यवस्थित करने से जो मैट्रिक्स तैयार हुई, अब ये हमारी क्या हो गई, मैट्रिक्स हो गई। अब अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें, इसका क्रम जो होगा वो कैसा होगा, तो इसका क्रम जो हो गया वो क्या हो गया, अगर हम इसके क्रम की बात करें तो इसका क्रम जो हो गया, इसमें कितने रो हैं, 1 2 3, तो 3 रो, और कॉलम कितने हो गए, 1 2 3, तो 3 कॉलम, यानी इसका क्रम जो होगा वो 3 इंटू 3 का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका क्रम 3 इंटू 3 का हो जाएगा। तो आई होप आपको क्रम या कोटि समझ में आ गया है। यानी आपको ये देखना है कि उस मैट्रिक्स, यानी जो मैट्रिक्स है उसमें कितने रो और कितने कॉलम हैं। तो रो और कॉलम को, ठीक है ना, मतलब किसी भी मैट्रिक्स को रो और कॉलम के रूप में, यानी m इंटू एन के रूप में व्यवस्थित करने की जो क्रिया होती, जो m इंटू एन का रूप होता है, वही उसका क्या कहलाता है, क्रम या कोटि कहलाता है। तो आई होप आपको क्रम या कोटि समझ में आ गया होगा। ठीक, चलते हैं अगले कंडीशंस की तरफ। तो अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, अब हाँ, इसमें नोटेड चीज़ है जो आप याद रखिएगा। ठीक, जैसा कि हमने आपको अभी अभी बता ही दिया है उधर, तो वही कंडीशंस यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि पहला जो कॉन्सेप्ट है ये दिया गया कि किसी अवयव का क्रम लिखते समय पहले पंक्तियों की संख्या तथा इसके बाद स्तंभों की संख्या को लिखते हैं। ठीक, सेकंड कंडीशंस क्या है, यदि किसी अवयव में m पंक्तियाँ और n स्तंभ है तो इनके अवयवों की संख्या m इंटू n होगी। ठीक, आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे। देखिए, इसको अगर हम यहाँ से फिर से जो है आपको बता देते हैं। ठीक, इस कंडीशंस को भी समझा देते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। किसी, है ना, जैसे मान लो मैंने कोई मैट्रिक्स लिख दिया, क्या, जैसे हो गया x y z और फिर ये हो गया w। ठीक, इसको हमने क्या किया, इस तरह से व्यवस्थित कर दिया। ठीक, तो अभी हमने क्या बताया, फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि किसी भी अवयव को लिखते समय पहले पंक्तियों, तो पहले पंक्ति, पंक्ति कितनी हो गई, ये हो गई हमारी R1, ये पंक्ति है रो, ये हमारी क्या हो गई R2, ये हो गई पंक्ति। ठीक, तो इसका जब हम ऑर्डर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऑर्डर यानी कि क्रम, तो इस ऑर्डर में क्या होगा, पहले रो लिखेंगे, तो रो कितने हैं हमारे पास, 2। ठीक, और फिर कॉलम, तो ये आपका हो गया पहला कॉलम C1, ये हो गया आपका दूसरा कॉलम C2। ठीक, तो अब ऑर्डर की जो है उसकी कंडीशंस को लिखेंगे, तो ये हमारा कंडीशंस कितने रो कितने कॉलम हो गए, तो 2 रो 2 कॉलम है, तो 2 इंटू 2 का फॉर्म ये हो गया, ये इसका क्रम हो गया। तो हमने क्या किया, पहले रो लिखा फिर कॉलम, तो पहले रो फिर कॉलम। तो कभी भी अगर आप क्रम लिख रहे हो तो क्रम के लिए याद रख लो कि सबसे पहले हमें क्या लिखना है, रो, फिर इंटू का साइन लगाना, फिर लिखना है कॉलम, रो इंटू कॉलम। ठीक, तो ये हो गया आपका कंडीशंस, क्रम या कोटि। ठीक, चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट। तो अगला आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, अवयवों का निरूपण यानी नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स, कि हम किसी भी मैट्रिक्स को किस तरह से नोटेट कर सकते हैं, किस तरह से इसका नोटेशन किया जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले तो याद रख लो कि अवयव को जो है क्या कहते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से प्रेजेंट किया जाता है, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से प्रेजेंट किया जाता है। ठीक, अब बड़े अक्षर से प्रेजेंट करने के बाद इसके अंदर के जो अवयव होते हैं, इसके अंदर के जो अवयव होते हैं उन्हें छोटे अक्षरों से प्रेजेंट किया जाता है, और इन्हें क्या कहते हैं, या तो मंझले ब्रैकेट में या छोटे ब्रैकेट में, ठीक है, क्या कहते हैं, बंद कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो भी हमारा
तैयार होके आता है, जो भी हमारी जो है निकाय तैयार होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, जैसे सपोज दैट एग्जांपल समझिए, जैसे मान लो ये लिखा है A11, पहला रो पहला कॉलम, फिर लिखा है A12, फिर लिखा है A13। ठीक, फिर अगला हो गया A21, फिर अगला हो गया A22, नेक्स्ट हो गया A23, ये लिखा हुआ। अब इसको क्या करना है, मंझले ब्रैकेट या छोटे ब्रैकेट्स के द्वारा इस तरह से इसको बंद कर देना है, और अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी बड़े यानी कैपिटल अक्षर से इसको प्रेजेंट कर देंगे। तो ये घटना है, इसी को हम कहते हैं अवयवों का निरूपण। इस तरह से इसको हम क्या करते हैं, निरूपित कर देते हैं। तो अगर हम बात करें कि ये अवयव का क्रम कैसा है, तो इस अवयव में कितने रो हैं, 2 रो हो गए, और कॉलम कितने हैं, तो कॉलम हो गए इसके 3। तो ये जो मैट्रिक्स है वो 2 × 3 का मैट्रिक्स है। ठीक, तो इस तरह से अवयव का निरूपण किया जाता है। अब इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहो तो इसे शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, तो इसको हम लिखेंगे ए, ठीक, इक्वल टू, फिर यहाँ हम ब्रैकेट्स लगाएंगे AIJ, और यहाँ ये हो गया, ठीक है ना। और इसमें जो कंडीशंस बना है 2 × 3 का, ये इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाता है। ठीक, तो आई जो होती है वो पंक्ति के कंडीशंस को प्रेजेंट करती है, और जे जो होती है वो कॉलम के कंडीशंस को प्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम किसी भी अवयव के बारे में कहें तो अगर जिसमें आई और जे, तो उसे हम अवयव का आई जेवा अवयव कह सकते हैं। तो ये होता है इसका शॉर्ट फॉर्म, यानी कि शॉर्टेड फॉर्म में इसको निरूपित कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कंडीशंस होती हैं। ठीक, चलते हैं अगले। तो अगला कंडीशन हमारा क्या होना है, फिर है भैया अवयवों के प्रकार। अवयव कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो भाई जितने लोग हैं क्लास 11th पढ़ के आ रहे हो, तो क्लास 11th में आपको फिजिक्स में बहुत सारे जो है वेक्टर्स सदिश वाला चैप्टर पढ़ा है। तो उसमें आपको तमाम सदिशों के बारे में बताया गया। तो उसी टाइप्स में यहाँ पे जो है कंडीशंस होते हैं। तो अवयव कितने प्रकार के होते हैं, बहुत टाइप्स के होते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से होते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, जिसमें हमें पहला मैट्रिक्स मिलेगा कौन सा, क्षैतिज अवयव, जिसे हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। तो क्या कह रहा है इसका कंडीशंस, ये जान लेते हैं। तो क्या लिखा है, जिस अवयव में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है। जिस अवयव में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है, क्षैतिज अवयव कहलाते हैं। ठीक, यानी कि क्षैतिज अवयव जो है ऐसा अवयव होता है जिसमें पंक्तियों की संख्या जो होती है स्तंभों की संख्या से क्या होती है, कम होती है। अब देखिए इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो जैसे मान लो ये हमने कोई वर्ड लिख दिया ए, ठीक, इक्वल टू, अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये हो गया आपका ब्रैकेट्स, और यहाँ पे हमने लिख दिया कितना, 1 2 3 4। ठीक, ये हो गया, फिर हो गया 5 6 7 8। ये हमने क्या लिख दिया, एक मैट्रिक्स लिख दिया। अब अगर इस मैट्रिक्स की बात किया जाए तो इसमें कितने रो हैं, तो अगर हम रो की बात करें तो रो कितने हैं, ये फर्स्ट हो गया, ये R1 हो जाएगा, और ये R2 हो गया। तो कितने रो हो गए, 2। ठीक, तो ये कितना हो गया 2। और कॉलम की अगर हम बात करें तो कॉलम कितना होगा, तो ये होगा C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3, और ये हो गया C4। तो इसमें कितने रो हैं, रो की संख्या हो गई 2, और कॉलम की संख्या कितनी हो गई, 4। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमारे जो रो है कितने हैं, वो 2 है, और अगर हम कॉलम की बात करें तो कॉलम हमारे पास कितने हैं, 4 हो गए। तो इसमें जो पंक्ति हैं यानी कि रो की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या हो गई, कम हो गई। तो इसमें 2 रो हैं और 4 कॉलम हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, क्षैतिज अवयव कहेंगे। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला है ऊर्ध्वाधर अवयव यानी कि वर्टिकल मैट्रिक्स। तो ऊर्ध्वाधर अवयव क्या है, अब ध्यान से देखिए, कह रहा है जिस अवयव में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है। पंक्तियों की जो है संख्या जो होती है वो स्तंभों की संख्या से क्या होती है, अधिक होती है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर अवयव कहेंगे। इसका एग्जांपल जैसे ये हो गया ए, अब इसको हमने क्या लिख दिया, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया कितना
ए, फिर हो गया बी, फिर हो गया सी, फिर हो गया डी। ठीक, फिर हो गया एक्स, फिर हो गया वाई, फिर हो गया जेड। ठीक, एक्स, फिर हो गया वाई, फिर हो गया जेड, फिर हो गया डब्लू। ठीक, डब्लू, फिर हो गया 1, फिर हो गया 2, फिर हो गया 3, फिर हो गया 4। ये हमने एक मैट्रिक्स लिख दिया। ठीक, अब इस मैट्रिक्स में हमें ये देखना है कि रो कितने हैं, कॉलम कितने हैं। तो रो, चलिए अब रो की संख्या को हम निरूपित करें तो ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ये हो गया R4। ठीक, यानी रो कितने हो गए, रो की संख्या हो गई 4। अब कॉलम देख लेते हैं, तो कॉलम कितने होंगे, ये हो गया C1, ये हो गया C2 और ये हो गया C3। तो कॉलम की संख्या हमारे पास कितनी हो गई, 3। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो पंक्तियों की संख्या है वो स्तंभों की संख्या से ज़्यादा है। तो जिस अवयव में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर अवयव यानी कि वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक, तो आई होप आपको ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इस मैट्रिक्स को करते हैं। चलिए चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो अगला मैट्रिक्स है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसे हम वर्ग अवयव के नाम से जानते हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है ये देख रहे हैं। ठीक, तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है ये देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है, जिस अवयव में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होती है उसे वर्ग अवयव कहते हैं। यानी इसमें रो और कॉलम की संख्या क्या होती है, समान होती है। तो जिस अवयव में रो और कॉलम की संख्या समान होगी उसे हम क्या कहेंगे, वर्ग अवयव कहेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं वर्ग अवयव क्या होती हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम दो एग्जांपल्स लिखेंगे। जैसे पहला हो गया ए इक्वल टू, मैंने लिख दिया कितना, ए बी, फिर हो गया सी और ये हो गया डी। ठीक, सेकंड हो गया बी, जिसका हमने लिख दिया कितना, 1 2 3, फिर हो गया 4 5 6 और फिर हो गया 7 8 9। ये इस तरह से इसको हमने व्यवस्थित कर दिया, ये दो मैट्रिक्स। ठीक, अब इसमें अगर हम देखें तो रो और कॉलम, तो जैसे अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें तो इसका जो ऑर्डर हो गया, इसमें रो कितने हैं, 2, तो 2 इंटू 2 का फॉर्म बन गया ये। ठीक, तो इसमें रो और कॉलम की संख्या क्या हो गई, सेम हो गई यार। ठीक, अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसका जो क्रम है वो कितना है, 3 इंटू 3 का हो गया। तो यहाँ पे भी रो और कॉलम की संख्या क्या हो गई, सेम हो गई। तो जिस अवयव में रो और कॉलम यानी कि आर इक्वल टू सी के हो जाता है, रो और कॉलम दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, वर्ग अवयव यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले मैट्रिक्स की तरफ। तो अगला टाइप क्या है, पंक्ति अवयव। क्या है, पंक्ति अवयव, जिसे हम रो मैट्रिक्स के नाम से जानेंगे। ठीक, तो देखो इसका कॉन्सेप्ट वेरी सिंपल है। क्या कह रहा है, जिस अवयव में केवल एक पंक्ति होती है, जिस अवयव में केवल एक पंक्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं, पंक्ति अवयव कहेंगे। इसका एग्जांपल ये हो गया, ए इक्वल टू, हमने क्या लिख दिया है, ए बी सी। ठीक, ये हो गया। तो ये हमारी क्या होगी, पंक्ति अवयव हो जाएगी। ठीक, जैसे अगर दूसरे की हम बात करें, दूसरा मैट्रिक्स हमने लिख दिया बी इक्वल टू, कितना लिख दिया, 1, फिर हो गया 2, फिर हो गया 3, फिर हो गया 4। ठीक, ये हो गई। यानी कि जिस अवयव में केवल एक पंक्ति होगा वो मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाएगी, पंक्ति यानी रो मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें तो ये कैसा है, तो इसका जो क्रम होगा, इसके हम ऑर्डर की बात करें तो इसका जो क्रम होगा वो कितना होगा, 1 इंटू 3। ठीक, इसमें एक रो 3 कॉलम। अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो क्रम होगा वो कितना हो जाएगा, तो इसमें क्या हो गया, 1 इंटू 4 का कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह से पंक्ति अवयव को लिखा जाता है। तो आई होप आपको पंक्ति अवयव भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट अवयव की तरफ। तो अगला अवयव हमारा क्या होगा, तो अगला अवयव है स्तंभ अवयव, जो कॉलम मैट्रिक्स के नाम से जानेगा। ठीक, तो जिस अवयव में केवल एक स्तंभ होता है, पंक्ति अवयव में एक और कॉलम मैट्रिक्स में क्या हो गया, एक स्तंभ होगा। तो जिन मैट्रिक्स में 1 स्तंभ होगा वो आपका होगा क्या, स्तंभ अवयव। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे ये हमने लिख दिया
ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ठीक, ये हो गया। तो इस तरह से हमने लिख दिया इसको, है ना। दूसरा अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो बी, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4, ये हो गया। ठीक, तो इस तरह से हमने इसको व्यवस्थित कर दिया। तो अगर हम यहाँ पे इसके ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, तो इसमें रो कितने हो गए 3 और कॉलम कितना हो गया 1। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें रो कितने हैं हमारे पास 4 और इसका कॉलम कितना है 1। ठीक, तो जिस आव्यूह में, जिस मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, स्तंभ केवल एक हो, ओनली वन हो, तो ये देखिए दोनों में ओनली वन कंडीशंस। तो जिन अवयवों में केवल एक कॉलम होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्तंभ अवयव कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट है मुख्य विकर्ण, प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक, इसको ध्यान से समझ लेना क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे आने वाले हैं, तो इसको ध्यान से समझना। पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है इसको। ठीक, तो इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक, तो देखो क्या कह रहा है, वर्ग अवयव ए आई जे, यानी कि जो मुख्य विकर्ण यानी विकर्ण जो है होती है, उसमें क्या होता है कि जो मैट्रिक्स होती है वो वर्ग स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो क्या कह रहा है, एन इंटू एम के वह अवयव जिनके लिए आई जे, आई का मान जे के इक्वल हो, विकर्ण अवयव कहलाएगा। ठीक, अब यहाँ पे समझ लो, ऐसे नहीं समझ पाओगे, पहले तो पूरा पढ़ लो। विकर्ण अवयव कहलाते हैं तथा इन अवयवों के अनुदिश रेखा को ही विकर्ण, मुख्य विकर्ण कहते हैं। चलो इसको ऐसे समझिए, जब तक एग्जाम्पल नहीं बताएंगे समझ में नहीं आएगा। तो देखो मुख्य विकर्ण के बारे में समझ लो। जैसे हमने कोई मैट्रिक्स लिख दिया ए, अब यहाँ पे हमने इसकी वैल्यूज लिख दिया A11, फिर हो गया A12, ठीक, A13, ठीक, फिर अगला हो गया A21, ठीक, अगला हो गया A22, फिर अगला हो गया A23, अगला हो गया A31, ठीक, अगला हो गया A32, फिर अगला हो गया A33। ठीक, ये हो गया। तो यहाँ से समझिएगा। ठीक, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैंने लिया है, ये हो गया। ठीक, यहाँ से आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मुख्य विकर्ण के बारे में, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वर्ग अवयव का वह अवयव जिनके लिए आई जे की वैल्यू सेम होती है। अब जैसे यहाँ पे हमने आपको बताया ए, ये मैं लिखा हुआ ए आई जे, ये लिखा हुआ है, तो जिसमें हमारी आई जे यानी कि आई और जे दोनों क्या हो, सेम हो जाए, आई और जे क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो वो कंडीशंस हमारा जो होगा विकर्ण बनाएगा। तो जैसे हम यहाँ पे इसकी बात करें 1 1, तो बताओ यहाँ आई की वैल्यूज़ और जे की वैल्यू दोनों सेम है। फिर अगला हो गया A22, यहाँ पे भी आई की वैल्यूज़ 2 है, जे की वैल्यूज़ 2 है, और A33 यहाँ पे भी हमारा जो है आई और जे की वैल्यूज़ क्या है, सेम है। ठीक है ना। तो इससे अब हम इसमें क्या करते हैं, इसके अंत से एक रेखा खींचेंगे, तो जो हमारी रेखा यानी जो भी निकाय बनेगी वही हमारी क्या कहलाएगी, विकर्ण कहलाएगी। ठीक है ना। तो ये होती कि जिन अवयवों में हमारी जो आई जे की वैल्यू समान होती है वही हमारी क्या कहलाती है, विकर्ण कहलाएगी, जिसे हम मुख्य विकर्ण के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो मुख्य विकर्ण होगा वो कौन सा हो जाएगा, ये। तो ये इस तरह से ये बन जाता है, ये देखिए ये कंडीशन, इस तरह से इसको प्रेजेंट भी किया जाता है, यही हमारा होता है मुख्य विकर्ण। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये जो बन के तैयार हुआ यही है आपका मुख्य विकर्ण, ध्यान रखिएगा, यही आपका है मुख्य विकर्ण। ठीक, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए, यही होता है। तो जिसमें आई और जे की वैल्यू समान होती वही हमारी क्या कहलाती है, मुख्य विकर्ण। ठीक, दूसरी चीज़ याद रख लेना कि जो प्रिंसिपल डायगोनल होती है, मुख्य विकर्ण होती है, ये हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ठीक है ना। देख लो इसमें जो हमने ये बनाया है, ये मैट्रिक्स हमारी, इसका जो क्रम है, ऑर्डर है, वो कितना है 3 × 3, रो और कॉलम की संख्या सेम है, इसलिए ये हमारी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ठीक, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले कंडीशंस की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, शून्य या रिक्त अवयव। ठीक, तो इसमें क्या कह रहा है, ऐसा अवयव जिसका प्रत्येक अवयव शून्य होता है शून्य अवयव कहलाता है। ठीक, तो जिस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स जितने भी अवयव होते हैं वो सभी शून्य होते हैं, उन्हें हम शून्य मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, अब शून्य मैट्रिक्स को हम किससे प्रेजेंट करते हैं, 0 या ओ से प्रेजेंट कर दिया जाता है। ठीक, तो अगर हम इसकी बात करें तो जैसे ये हो गया। ठीक,
तो किसी चीज़ से ये ओ हो गया, और इसको हम यहाँ लिख देते हैं, ये हो गया 0 0 0, फिर हो गया 0 0 0। ठीक, तो यहाँ पे हमारे सारे एलिमेंट्स 0 हैं, तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, शून्य या नल मैट्रिक्स। ठीक, अगर आपसे इसका ऑर्डर पूछ लिया जाए कि इसका ऑर्डर क्या है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, कितने रो हैं, 2, कॉलम कितने हो गए, 3, तो 2 इंटू 3 का ये एक जीरो मैट्रिक्स है, शून्य अवयव है। ठीक, तो ऐसा अवयव जिसमें सारे एलिमेंट्स शून्य होते हैं, शून्य मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक, आगे चलते हैं अगले। अगला है इकाई या तत्सम का अवयव, यूनिट और आइडोगोनल मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या कह रहा है, एक ऐसा वर्ग अवयव जिसका मुख्य विकर्ण, जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव क्या हो, 1 हो। ठीक, प्रिंसिपल डायगोनल, ध्यान रखना, प्रिंसिपल डायगोनल अभी अभी आया था, जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 हो और शेष सभी अवयव क्या हो जाएं, शून्य होते हैं, इकाई या तत्सम का अवयव कहलाता है। और इसे हम किससे प्रेजेंट करते हैं, आई से प्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब समझो क्या कह रहा है कि इसका जो कंडीशंस है वो कैसा हो, तो इसको हम आई से प्रेजेंट करते हैं, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे हमने मान लो ये लिख दिया गया 1 फिर 0 फिर 0 1, ये हो गया। ठीक, तो ये हो गया। अब इसका जो मुख्य विकर्ण है, तो मुख्य विकर्ण कौन सा होता है, यही तो होता है ये, तो ये हो गई इसकी मुख्य विकर्ण। तो मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 हो और शेष एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो। तो ये देखिए मुख्य विकर्ण के ये 1 हो गए और ये एलिमेंट्स हमारे क्या हो गए, 0 हो गए। तो ये हमारी क्या होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी, जिसे हम इकाई या तत्सम का अवयव कहते हैं। दूसरा देखो, जैसे अगर हम अगला एग्जाम्पल्स बनाएं, तो दूसरा हो गया आई इक्वल टू, जैसे ये हो गया 1 0 0, फिर हो गया 1, एक मिनट, फिर हो गया 0, फिर हो गया 1, फिर 0, फिर हो गया 0 0 1। ठीक, ये एक मैट्रिक्स हमने लिख दिया, ये हो गया। ठीक, अब इसके अगर हम प्रिंसिपल एक्सेस की बात, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल की बात करें, तो ये बन जाएगा। ठीक, ये ऐसे, ये आपकी हो गई प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि मुख्य विकर्ण का जो भी एलिमेंट्स है वो क्या है, 1 है, और इस मुख्य विकर्ण को छोड़ करके सारे एलिमेंट्स क्या हैं, 0 है। तो ये हमारी क्या होगी, इकाई या तत्सम का अवयव कहलाएगी। ठीक, तो आई होप आप ये चीज़ समझ चुके हो। ठीक, कि यूनिट और आइडोगोनल मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसका मुख्य विकर्ण के जितने भी अवयव हैं वो 1 रहे और शेष जितने भी एलिमेंट्स हो वो सभी क्या हो, 0 हो जाए, तो ऐसे अवयव को हम क्या कहते हैं, विकर्ण अवयव कहते हैं, सॉरी, इकाई या तत्सम का अवयव कहते हैं। ठीक, अगला मैट्रिक्स है विकर्ण अवयव, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक, तो विकर्ण अवयव के बारे में जान लेते हैं। अब ध्यान रखना भाई, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। जैसे अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई है ना, विकर्ण अवयव, विकर्ण जैसे प्रिंसिपल डायगोनल क्या होती है, जिसमें सभी एलिमेंट्स के लिए आई और जे की वैल्यू सेम होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या हो गई कि जो विकर्ण डायगोनल होती है, यानी कि जो विकर्ण मुख्य विकर्ण होती है उसके सारे एलिमेंट्स 1 हो और आर एलिमेंट्स 0 हो जाए। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या कह रही है इसके बारे में तो क्या कह रहा, ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य होते हैं, विकर्ण अवयव कहलाता है। ठीक, अब यहाँ पे आपको कंडीशंस ये नहीं दिया गया, मुख्य विकर्ण के अवयवों में ये कंडीशंस नहीं दिया गया कि उसकी वैल्यूज 1 हो। यहाँ पे अवयव की वैल्यूज कुछ भी हो, ठीक, लेकिन उस मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट्स हमारे हो वो क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, विकर्ण अवयव कहेंगे। देखिए एग्जाम्पल हम आपको 2 लिख के देखेंगे। तो जैसे हमने मान लो एक एग्जाम्पल ले लिया कि ना, ये देखिए पहला एग्जाम्पल हमने ले लिया, जैसे ये हो गया ए इक्वल टू, ठीक, यहाँ पे हो गया कि ना, ये हो गया 3, फिर हो गया 0 0, फिर हो गया 0, फिर हो गया 4, फिर हो गया 0, फिर हो गया 0 0, फिर हो गया 5, ये हो गया। एक तो हमने ये लिख दिया, और दूसरा अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो बी इक्वल टू हमने लिख दिया कि ना, ये हो गया 1 0 0, फिर 0 1 0, फिर हो गया 0 0 1, ये हो गया। ठीक, 2 मैट्रिक्स जाने पहचाने मैट्रिक्स हमने लिख दिया। ठीक, तो क्या ये हमारे दोनों के दोनों विकर्ण अवयव हैं या नहीं है,
तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक। अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो यहाँ पे कंडीशंस क्या कहा गया है कि मुख्य विकर्ण के अवयव के अतिरिक्त सभी शून्य हो। यहाँ पे अगर हम पहले वाले की बात करें तो ये हमारी होगी क्या, मुख्य विकर्ण, ठीक। तो इस मुख्य विकर्ण के जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स को छोड़ करके ऑल एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो हैं, ठीक। तो क्या ये विकर्ण आव्यूह है, यस, ये क्या है, विकर्ण आव्यूह है। अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे देखो, ये हो गई इसकी प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक, ये इसकी प्रिंसिपल डायगोनल यानी कि विकर्ण, मुख्य विकर्ण हो गए, ठीक। और इसको छोड़ करके ऑल एलिमेंट्स क्या है, जीरो जीरो हैं। क्या ये हमारा विकर्ण आव्यूह है, यस, ये भी सही है, ठीक। तो इसमें केवल कॉन्सेप्ट ये है, इसका जो कंडीशंस है वो ये है कि जो मुख्य विकर्ण होता उसके अवयवों को छोड़ करके ऑल एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो, तो वो सभी विकर्ण अवयव कहलाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, जो हमारी इकाई अवयव होती है, वो विकर्ण अवयव हो सकती है, लेकिन विकर्ण अवयव आइडेंटिटी अवयव नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमारी जो एलिमेंट्स होने चाहिए वो जो डायगोनल में जो है प्रिंसिपल डायगोनल होती है, उसके ऑल एलिमेंट्स क्या हो, वन हो। लेकिन विकर्ण अवयव में ऐसा नहीं है, उसके कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे 3 है, 4 है, 5 है, तो यहाँ पे 1 1 नहीं है, ठीक। तो इसलिए ये विकर्ण अवयव है, लेकिन ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो अगला कॉन्सेप्ट आपका आ गया है। अगला जो मैट्रिक्स है वो क्या है, अदिश आव्यूह स्केलर मैट्रिक्स। आइए देखते हैं इसके बारे में, ये क्या कह रहा। तो क्या कह रहा, ऐसा विकर्ण अवयव जिसके सभी विकर्ण अवयव समान होते हैं अदिश अवयव कहलाता है। आप देखो भैया, इसमें क्या कहा गया है, जिसके सभी विकर्ण अवयव समान होते हैं। अब यहाँ पे भी समझ लो, ठीक, समान होना चाहिए, वन वन या ऐसा कोई कंडीशंस नहीं कहा गया कि वन वन ही हो। केवल विकर्ण, जो भी हमारे विकर्ण होते हैं, विकर्ण के सारे अवयव क्या हो, सेम हो, ठीक। जैसे अब यहाँ पे हम आपको दो एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे ये हो गया ए, अगर मान लो हमने ये लिख दिया कि ना ए ज़ीरो, फिर हो गया ज़ीरो ए, क्या ये अदिश आव्यूह है? या दूसरा मान लो ये लिख दिया मैंने बी इक्वल टू, अगला कंडीशन ये हो गया कि ना ये हो गया 4, फिर हो गया 0 0, फिर हो गया 0 4 0, फिर अगला हो गया 0 0 4, ये क्या ये विकर्ण अदिश आव्यूह है? यस, दोनों के दोनों आव्यूह जो हैं हमारे वो क्या हैं, अदिश आव्यूह हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो कंडीशंस क्या कह रहा, कंडीशंस कह रहा कि ऐसा विकर्ण अवयव जिसके सभी विकर्ण अवयव समान हो, ठीक है ना, ध्यान रखना क्या कह रहा, सभी अवयव क्या हो, समान हो। तो यहाँ पे देखो अगर हम इसके विकर्ण की बात करें तो इसका ये जो विकर्ण है इसके दोनों एलिमेंट सेम है, ए है, यानी ये अगर हम यहाँ पे विकर्ण क्या बनाएं तो ये इसका विकर्ण बन जाएगा ये, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी देख लो 4 4 है, ठीक। तो ये दोनों मैट्रिक्स हमारे जो है ये स्केलर मैट्रिक्स हैं। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह, ठीक, ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह। तो ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, अपर, अपर ट्रायंगुलर, ठीक है ना, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स याद रखना, ठीक। अगर इंग्लिश में भी वो करना चाहो तो ये हो गया, ठीक। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य होते हैं ऊपरी त्रिभुजीय अवयव कहलाता है। भैया मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। चलो देखो एग्जाम्पल से समझो, समझ जाओगे। जैसे मान लो ये है आपका कोई मैट्रिक्स ए, ठीक। अब यहाँ पे हमने क्या किया, कोई जो है ऐसा है ना, मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे एलिमेंट्स क्या हो, जीरो। जैसे 1 2 3, फिर कितना हो गया 0, फिर हो गया, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3, ठीक। फिर क्या हो गया 0, फिर हो गया 4, फिर हो गया 5, फिर हो गया 0 0, ये हो गया 6, ये बन गया, ये मैट्रिक्स हो गई, ठीक।
तो इस मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स का मुख्य विकर्ण के नीचे, अब मुख्य विकर्ण अगर हम खींच लें तो मुख्य विकर्ण हमारा कौन सा है भैया, ये हो गई हमारी मुख्य विकर्ण। ये देखें, इस मुख्य विकर्ण के नीचे देखो साफ साफ लिखा, नीचे के सभी अवयव शून्य होते हैं। तो मुख्य विकर्ण के नीचे के ऑल एलिमेंट्स जब शून्य होंगे तो ऐसे त्रिभुज, ऐसे आव्यूह को हम क्या कहेंगे, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। ठीक, ऐसे आव्यूह को हम क्या कहते हैं, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यानी जो हमारी प्रिंसिपल डायगोनल होते हैं उसके नीचे के आर एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो। ठीक, तो ऐसे मैट्रिक्स हमारे क्या कहलाते हैं, ऊपर त्रिभुजी आव्यूह कहलाते हैं। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया हो। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। अगला है निम्न त्रिभुजी। वो अपर था, ये क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे, लोअर लोअर ट्रायंगुलर। ठीक, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, मैट्रिक्स। ठीक, ये हो गया। अब इसकी क्या कंडीशंस है, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य होते हैं निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहलाएगी। ठीक, तो इसका कॉन्सेप्ट उसी का अपोजिट हो गया, उल्टा। तो क्या कह रहा है ये कंडीशंस, अब इसमें इसमें ध्यान दे लो। ठीक, ऊपर के ऑल एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। तो जैसे ये हो गया मैट्रिक्स ए, और यहाँ पे हमने मान लो इसके एलिमेंट्स ले लिए हैं क्या, तो देखें ये हो गया, जैसे ये हो गया ए, फिर हो गया ज़ीरो, फिर हो गया ज़ीरो, फिर क्या हो गया बी, फिर हो गया सी, फिर हो गया ज़ीरो, फिर हो गया डी, फिर हो गया ई, और फिर हो गया एफ। ठीक, ये इस तरह से बन गया। अब यहाँ पे आपका जो कंडीशंस दिया गया, तो अगर हम यहाँ पे इसके डायगोनल की बात करें तो इसका जो डायगोनल होगा वो कौन सा होगा, तो ये देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये इसका क्या हो गया, डायगोनल हो गया। ठीक, तो इस डायगोनल के ऊपर के ऑल एलिमेंट्स क्या हैं, ज़ीरो हैं। तो अब इसके ऊपर के जो अवयव शून्य हो तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। ठीक, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। ठीक, तो चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक आपका आ गया आव्यूहों की समानता है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो बढ़िया जाए, अब यहीं से हमारे जो है कॉन्सेप्ट सवालों का लगना है। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में समझ लेते हैं क्या कहा गया, पहले इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या कह रही है, ये जानो। क्या कह रहा है, दो आव्यूह समान आव्यूह कहलाते यदि दोनों आव्यूहों के क्रम समान हो। ठीक, पहला तो कंडीशन ये दिया गया कि जो भी मैट्रिक्स दिया हो उन दोनों मैट्रिक्स के क्रम क्या हो, सेम हो। नेक्स्ट क्या कहा गया, संगत अवयव बराबर हो। ठीक, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहेंगे, अवयवों की समानता। ठीक, जैसे सपोज करो, मान लीजिए कोई दो मैट्रिक्स हैं। ठीक, चलिए देखिए, जहाँ पे हमने ले लिया है दो अवयव ए, जिसके एलिमेंट्स क्या हो गए, ए आई जे, और ये मैट्रिक्स जो है एम इंटू एन के रूप का है। और दूसरी मैट्रिक्स ले लेते हैं बी, और यहाँ पे इसके वैल्यूज़ जो दिए गए हैं वो क्या दिया गया है, बी, और ये हो गया आई जे, और इसका क्रम जो हो गया वो आर इंटू एस के फॉर्म में है। ठीक, ये हो गया। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या कह रही है, अवयवों की जो समानता होती है वो क्या कह रहा है कि जो पहला अवयव है, यानी अवयव ए में पंक्तियों की संख्या और अवयव बी में पंक्तियों की संख्या जो है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। कहने का मतलब ये हो गया कि पहला कंडीशन ये कह रहा है कि ए का जो अवयव है, मतलब ए में जो पंक्तियों की संख्या है यानी कि एम, वो किसके इक्वल होना चाहिए, आर के बराबर होना चाहिए। दूसरा कहा गया कि जो ए है, ए के स्तंभों की संख्या यानी यन जो होनी चाहिए वो किसके, यस के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसे कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा, अगर ऐसा कंडीशंस है तो हमारे जो मैट्रिक्स दिए गए हैं यानी कि ए आई जे, ये इक्वल होगा किसके, बी आई जे के इक्वल होगा। तो इस कंडीशंस को ही हम क्या कहते हैं, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि अवयवों की समानता। इसको आप ए इक्वल टू बी लिख सकते हो, ए इक्वल टू बी लिखा जा सकता अगर ये कंडीशंस, इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। ठीक,
तो ये दो चीज़ें आप यहाँ पे याद रखिए, ठीक। ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू ए, यानी कि ये सिमेट्रिक होना चाहिए, स्वतुल्य होना चाहिए, ठीक है ना। ये कंडीशंस होती हैं, स्वतुल्य होनी चाहिए, ठीक। जैसे अगर हम एक एग्जांपल से ले लेते हैं और उस एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाते हैं, ठीक। तो एग्जांपल्स हमारा क्या होगा, जैसे ये कोई मैट्रिक्स है ए जिसमें हमने लिख दिया एक्स प्लस वाई, और अगला हो गया जेड, और ये हो गया 3, और ये हो गया ओमेगा, ठीक। ऐसे लिख दिया। और दूसरी मैट्रिक्स हो गई बी, ठीक, जिसमें हमने लिख दिया 3, 4, फिर हो गया 5, और ये हो गया 6, ठीक, ये लिख दिया गया। तो क्या है, दोनों मैट्रिक्स सेम है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम इनके क्रम की बात करें तो क्या है, 2 इंटू 2 का है, और अगर यहाँ पे बात करें 2 इंटू 2, तो दोनों के क्रम क्या हो गए, सेम हो गए। तो ए और बी दोनों क्या हैं, समान है। तो इसे हम अवयव की समानता यानी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, ठीक। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम अभी इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को बताने के बाद फिर इसका पहला एक्सरसाइज सॉल्व करवाएंगे, ठीक। तो कल आपको एक एक्सरसाइज और ये, तो अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है, समझ में आ रही है, तो आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि हर स्टूडेंट को मिल सके। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, और जो भी दिक्कतें आती हो या कहीं पे भी, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अगले वीडियो में उन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।